सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में फिजिक्स एनसीईआरटी विथ लुसेंट का जो है मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के आसपास में आपका रिवीजन हो जाए। कल मेरा एक भी वीडियो नहीं आने का मेन वजह ये था कि तबीयत ख़राब है, फीवर और सर्दी जुकाम है, और कल मॉक इंटरव्यू भी चल रहा था 67th बीपीएससी वाले का, टाइम नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बनाया। आज मेरे ख्याल से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 3 लेक्चर अपलोड हो जाएगा। बाकी कल जो है 26 तारीख हो जाएगा, तो एक वीडियो करंट अफेयर्स कुछ फ़िल्टर किया हूँ मैं बिहार और नेशनल इंटरनेशनल का, तो वो कोशिश करूँगा कल तक आपका वीडियो अपलोड हो जाए। 26 तारीख के बाद हमारे इस यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा। 27, 28, 29, 30 4 दिन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और रिवाइज करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। फिर 1 तारीख या 2 तारीख से जो भी वीडियो आएगा वो पूरा का पूरा मैथ्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि 2 तारीख को नया बैच शुरू करेंगे। तो ये आगे का मैं कुछ प्लान बता दिया। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है कि फिजिक्स में देखिए मेनली जो टॉपिक आपको जो अगर एग्ज़ाम में पूछता है, यूनिट एंड डायमेंशन से, मोशन से, साउंड से, हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, एटॉमिक फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉन्स और मैकेनिक्स से। तो अब यहाँ पे सबसे पहला बात आता है जो मात्रक या जो यूनिट होता है। हम जब फिजिक्स में किसी भी राशि या किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी मतलब राशि को मापते हैं किसी न किसी यूनिट के माध्यम से। तो देयर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज फंडामेंटल, जिसको मूल राशि बोलते हैं। सेकेंड डिराइव्ड। अब जो फंडामेंटल में मेनली 7 होता है। पहला लेंथ है, लेंथ का मीटर होता है। मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन याद रखिएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ का जो भी परिणाम होता है उसको हम लोग किसमें होता है, मोल में। देन फिर अगर डेराइव जो होता है ई फंडामेंटल राइट फिर इसको हम लोग जो है ना निकालते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 लाइट ईयर इसका तो इतना वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, ये जो मीटर है ना, इस मीटर को वो क्या करेगा, किलोमीटर में चेंज करके दे देता है, सेंटीमीटर में चेंज करके दे देगा, और मिलीमीटर में चेंज करके दे देता है। तो हम लोग ये याद करके जाते हैं 15 पावर होता है, मार देते हैं, लेकिन नहीं, इसको भी देखना यहाँ पे क्या दिया है। थोड़ा सा मैं एक बेसिक बात बता दूं आपको। तो इसमें जैसे कि पहला है कि आप लोग को पता होगा, अगर 100 सेंटीमीटर को आप एक जगह करते हैं तो वो 1 मीटर के बराबर हो जाता है। ओके, तो अगर मान लीजिए मीटर ना दे के सेंटीमीटर में दे दे, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 10⁻2 सेंटीमीटर हो गया। अगर यहाँ पे वो सेंटीमीटर लिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है 10 इंटू 10 10 पे पावर आपका 10 पावर हो गया 15, और चूंकि इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा, ये पुट कीजिएगा, इंटू 10⁻2 हो जाएगा, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ किलोमीटर दे देगा तो क्या कीजिएगा, आपको पता है कि जब आप लोग जानते हैं कि 1000 मीटर जब इकट्ठा हम करते हैं तो वो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर इक्वल टू हो गया आपका 1/1000 किलोमीटर। इसका तो 1 मीटर के जगह इतना हम पुट करेगा, तो यहाँ देखिए, तो 9.4 इंटू 6 इंटू 10⁻15 है, और यहाँ मीटर था, आपको इस मीटर के बदले में आप इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे तो क्या करेंगे, तो अपॉन हो जाएगा, क्या है, 1 गुना कितना है यहाँ पे 1000, ठीक है। यहाँ पावर 3 होगा, इसका जो 3 जीरो तो पावर 3 हो जाएगा। जब ये जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, या इसको हम लोग जो है ना 3.08 10⁻16 मीटर। यहाँ वही देखिए, मीटर को किलोमीटर देगा, सेंटीमीटर देगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। और पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई, हाँ ये दोनों सब दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी की जहाँ तक बात आती है जिसको हम माप सकते हैं, फिजिक्स में कई सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मापेंगे। तो देखिए दो तरह का राशि, अदिश राशि और सदिश राशि होता है। अदिश मतलब स्केलर इंग्लिश में, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें आपका मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन दोनों होता है। तो जैसे कि इसमें आपका मास, स्पीड, वर्क, टाइम, एनर्जी, वॉल्यूम और इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये आप इतना ध्यान रखिएगा तो चीज़ें हो जाएगा। ठीक, बाकी जो है आपको देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी जैसे कि डेंसिटी को क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब केजी अपॉन मीटर क्यू हो गया। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट, मास इनटू सेकेंड हो गया। वेलोसिटी मीटर इंटू सेकेंड हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मास पर सेकेंड ही होता है इसका। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। मोमेंटम याद रखिएगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। आवेग को इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स इंटू कितना टाइम इंटरवल हो रहा है, इसका होता है न्यूटन सेकेंड। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल से डिनोट करते हैं, पास्कल भी कहते हैं। कार या एनर्जी का मात्रक कार को या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, न्यूटन मीटर, इसको या जूल में हम डिनोट करते हैं। पावर क्या होता है, वर्क और कितने टाइम में किया गया, जूल पर सेकेंड, इसको वाट भी बोलते हैं। ये सभी पे सबको फल पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ और है एंगल को रेडियल से मापते हैं, फिर आवृत्ति को हर्ट्ज से, जड़त्व आघूर्ण को मीटर और केजी मीटर स्क्वायर से, सरफेस टेंशन का होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। प्रतिरोध को ओम से, प्रेरक को हेनरी से मापते हैं, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम से, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से मापते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे। विस्कोसिटी को हम न्यूटन सेकेंड पर मीटर से मापते हैं, ठीक। और विशिष्ट ऊष्मा को देखिए ये है केजी पर जूल पर कैलोरी। उसके बाद जो है आपका आवेश को हम मापते हैं कूलाम से। बाकी कुछ सिंबल पूछता है, जैसे कि मान लीजिए कि 10⁻1 को डेका, 2 को हेक्सा, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा, 15 को पेंटा, 18 को एक्सा। इसको देखिए जैसे इसका उल्टा डेका डेकी, हेक्टो सेंट्री, ऐसे करके आप इसको एक बार ना एग्जाम पेपर से ये पूछा है शायद, इस तरह के पावर को क्या बोलते हैं, पेटा, इसको एक्सा। इधर देखिए माइनस होगा तो ओटो, इसको 15 को फेमटो, इसको पीको, इसको नैनो, इसको माइक्रो, ठीक ना। एक बार तो सर इसको माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। बाकी देखिए अगर मोशन में आते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस वस्तु द्वारा टाइम इंटरवल में तय किया गया दूरी, यह एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है। हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, हमेशा डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कभी आपने सुना है कि वो -5 मीटर चला, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब हो सकता है। ये मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, यहाँ रास्ता एक जाने का ये भी है, एक ये भी है, लेकिन मिनिमम तो यही है ना, यही मिनिमम डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर है, क्यों है वेक्टर, इसलिए मान लीजिए कि आप यहाँ थे पहले, पॉइंट ए से चलना शुरू किए, यहाँ बी पर गए, ठीक ना, और फिर आप यहाँ इधर कहीं सी पे आ गए, ठीक। तो आपका देखिए अगर मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस है और ये मान लीजिए कि 5 मिनट ये भी है, तो आपने टोटल डिस्टेंस 5 + 5 तो 10 चला, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऐसे करके मापते हैं। मिनिमम डिस्टेंस तो यही है ना, ये वाला। तो ये मतलब इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसका आपको 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके अंडर रूट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी के उसमें डायरेक्शन भी आ जाता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक ना। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे जीरो और कैसे होता है, मैं इसको उतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चाल जहाँ तक स्पीड की बात है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट, ये सिंपल स्क्वायर क्वांटिटी और मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी की जहाँ तक बात, इसमें जो है ना निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसमें चूंकि डायरेक्शन भी होता है इसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक ना। और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है, ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सब हो सकता है, ठीक। बाकी अगर कभी एग्जाम में एवरेज वेलोसिटी निकालने आ जाए तो V1 + V2/2 कीजिएगा, ये बन जाएगा, क्लास एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्सेलरेशन या त्वरण की जहाँ तक बात है, वेलोसिटी में जब चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और ये भी वेक्टर होगा और इसका मीटर पर सेकंड होगा। यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है तो इसको बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन क्या बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन, एक बार पूछ चुका है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, निगेटिव।
त्वरण। जो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये गति के समीकरण, इसको गैलीलियो महोदय ने दिया था, याद रखिएगा। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एस। यहाँ मतलब कि v क्या है, आपका फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, s क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे, और t क्या है, टाइम है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर कभी क्वेश्चन से आप भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए एग्जाम में, तो आप इसको आराम से उसे मुलाकात कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति। मतलब ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली से एंगल कुछ बनाते हुए वर्टिकली तल में अगर हम फेंकते हैं, तो वो क्या होता है कि इसका पथ होता है परवलयाकार, ठीक ना। तो एग्जाम्पल, धनुष से छोटा बांध, तोप से छोटा, तो वो 45 डिग्री पे जाता है, मैक्सिमम दूरी ट्रेवल करता है। अगर थीटा 45 है तो मैक्सिमम दूरी तय करेगी। सर्कुलर मोशन में वेग की दिशा प्रत्येक पोर्शन पर बदलते रहती है। जैसे मान लेते हैं ये आपका सर्कल है, यहाँ आप चल रहे हैं, कभी इधर है कभी इधर है, मतलब हमेशा दिशा जो है ना, अब इधर हो जाएगा फिर इधर हो जाएगा, आपका डायफ्राम चेंज होता रहेगा। तो ये जो है ना, आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अब देखिए न्यूटन का जो 3 मोशन है, नियम है। पहला तो देखिए किताब का नाम था प्रिंसिपिया, 1687 में छपा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल क्या कहता है, सभी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल ऑब्जेक्ट को बनाए रखना चाहते जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लॉ ऑफ इनर्शिया इसको कहा जाता है, इससे बल की परिभाषा निकलती है, डिफिनेशन। एग्जाम्पल, बस या ट्रेन के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं जब बस रुकता है। कंबल से धुंध निकलता है पीटने से, क्योंकि कंबल तो स्थिर रहना चाहता है, लेकिन जो प्रेफर फोर्स देने की वजह से वो अपना वहाँ पे पोजीशन चेंज कर लेता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, संवेग के परिवर्तन की दर, चेंज इन मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, वस्तु पर लगे बल के क्या होता है, समानुपाती, वही एफ बराबर एफ प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बल का इससे निकलता है फार्मूला, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है प्रत्येक एक्शन इक्वल के परंतु अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट जब हम, जैसे मान लीजिए रॉकेट है, इसको जब छोड़ती है, जब उसका जो ईंधन जब जलता है तो ईंधन पीछे की ओर फोफ लगाती है, वो नीचे की ओर, और जिसके वजह से वो ऊपर जा रहा है। तो बंदूक से गोली के चलने के बाद हम लोग पीछे को धक्का मारते हैं। ये सब कहीं ना कहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। इम्पल्स या आवेग सिंपल क्या होता है, जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय के लिए काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूटन सेकंड इसका आपका मात्रक होता है। और एग्जाम्पल क्या है, बल्ले द्वारा गेंद पर प्रहार करना, या हथौड़े से कील को ठोकना। आते हैं कुछ फोर्स के बारे में। यह एक बाहर या एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की इनिशियल पोजीशन में किसी न तरह परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। यूनिवर्स में प्रत्येक वस्तु जो है किसी दूसरे वस्तु को केवल अपने मास के कारण ही आकर्षित कर रहा है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ए है, तो डिस्टेंस है इसके पीछे कुछ, इसका मास है, तो दोनों की जो फोर्स होगा वो मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के उल्टा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेंज इन्फिनिटी होता है, रेंज बहुत होता है, लेकिन इसका पावर बहुत ही कम होता है, उतना महसूस नहीं कर सकते हैं। जो नाभिकीय बल होता है ना, उसका रेंज जो है ना, भले ही कम होता है लेकिन उसका पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका मतलब शक्ति जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर का, बहुत ही ज़्यादा होता है। बाकी ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जी का मान ये याद रखिएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ये तो अच्छे से याद रखिएगा। जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए अभी होता है ग्रेविटी, इसको हिंदी बोलते हैं गुरुत्व। यह एक बल है, फोर्स है, जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है। इसमें एक आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। जब वस्तु ऊपर से छोड़ी जाए तो पृथ्वी की ओर आती है, ठीक ना, जिससे निकट आती है तो वेग बढ़ जाता है। जब वस्तु के रूप में, हाँ, यह वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। जी का मान 9 × 10⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, यह किसी वस्तु के रूप पे, आकार पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी 9 × 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसे आपको पता होगा। जी का मान देखिए सबसे कम कहाँ होता है, इक्वेटर पे, सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुव पर। पृथ्वी के रोटेशन गति अगर बढ़ जाए, पृथ्वी अगर जो घूर्णन कर रही है वो बढ़ जाए, तो जी का मान कम हो जाएगा।
अगर ये घट जाएगा तो जी का मान अधिक हो जाएगा। कुछ फैक्चुअल है, हालांकि कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिए। अगर आप ऊपर जाएंगे किसी भी लिफ्ट में तो भार आपको बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, अगर नीचे आएंगे तो लगता है भार आपका कम हो गया है। जब समान वेग से जा रहे हैं तो नोच चेंज होता है भार और आप अगर दूरी टूट जाए मान लिफ्ट का तो आपका भार क्या होता है, जीरो फीलिंग होगा। तो ये हो गया कैसे कैसे लिफ्ट में होता है। अब आते हैं फ्रैक्शनल फोर्स या घर्षण बल। यह गति का विरोध करता है, इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। यह नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, कैसा नेचर है सरफेस का। संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि कितना जितना कॉन्टैक्ट है उसके एरिया पर ये निर्भर नहीं करता है ये नेचर ऑफ सरफेस पे करता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि स्टैटिक का सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन फोर्स होगा, स्लाइडिंग का उससे कम और रोलिंग का सबसे कम। जो हम लोग का जो ट्रेवल होता है जो बैग, उसमें हम रोलिंग ही लगाते हैं, रोल ही लगाते ताकि वो कम फ्रैक्शन लग सके। सेंटीपिटल फोर्स जो होता है सर्कुलर पाथ में केंद्र की ओर लगने वाला इनवार्ड फोर्स, सर्कुलर घूम रहे हैं अंदर की ओर फोर्स लगता है इसमें, ठीक ना। इसका फार्मूला याद रखिएगा, फोर्स बराबर mv² अपॉन आर, आर यहाँ रेडियस है, या इसका कभी एक्सेलरेशन पूछ देगा तो v² अपॉन आर, ये फार्मूला पूछ सकता है, फार्मूला बेसिस क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल, पत्थर बांध कर डोरी घुमाना, सूर्य के चारों ओर ग्रह, ग्रह के चारों उपग्रह, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों चक्कर लगना, ये सब अभी केंद्रीय बल का ही एग्जाम्पल है। यही क्वेश्चन सेम बीपीएससी 68 में पूछ चुका है। जितना भी चीज़ें मैं लिया हूँ या तो पूछ चुका है तो पूछे जाने का आगे चांस है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले फोर्स, ये अपवर्ड डायरेक्शन लगता है, आउटवर्ड में, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, कार एट ए टर्निंग बोर्ड, मोड़ पर कार में बैठा व्यक्ति बाईं ओर बल महसूस करता है, ठीक ना। सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या होता है, जैसे कि क्रीम निकालने की दूध मशीन होती है, ड्राई क्लीनर से सब जो है ना आपका अब केंद्रीय यंत्र पर ही काम करता है। टार्क या बल आघूर्ण, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग विथ फिक्स्ड एक्सिस, जो हम लोग के घर में दीवार होता है वही है, समझिए। बल द्वारा एक पिंड को उसके एक्सिस पे परितः घुमाना। टॉर्क पावर फॉर्म ऐसा इक्वेशन होता है। बल एक्सिस से जितना दूर लगाया जाएगा बल आघूर्ण उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए आपका एक्सिस है और इतना बड़ा आपका जो है ना गेट है, ठीक है, इतना दूर तो बल ज़्यादा लगेगा। अगर ये इतने भर होगा तो कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका यूनिट देखिए न्यूटन मीटर होता है। एग्जाम्पल, गेहूँ पीसने का जाता जो हम लोग के घर में पहले होता था, अब तो खैर ये बहुत जगह विलुप्त हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत जगह गाँव घर में ऐसी होता है, ठीक ना। कुम्हार का चाक और हैंडपम्प का हत्था, हम लोग जो बिहार में देखिएगा बहुत जगह चापाकल होता है, चापाकल का अगर हैंडल अगर छोटा कर दिया जाएगा तो बहुत ही कम उसमें फोर्स लगेगा, बड़ा होने की वजह से ज़्यादा फोर्स लगता है। ये सब अच्छे से कॉन्सेप्ट जाइए करके क्लियर एग्जाम में, वहाँ कोई गलती नहीं करना है, ओके। बाकी सिंपल मशीन क्या होता है, जो सोलर मशीन, ये टॉर्क या बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कई बार पूछ चुका है। जैसे इसमें क्या है, लीवर होता है, पुल्ली होता है, इसका एग्जांपल है। 3 कंपोनेंट होता है इस सब में, देखिए, एक होता है आलम्ब फुल क्रम, एक होता है एफर्ट आयस, एक होता है लोड या भार। आलम्ब पर एक एक फिक्स पॉइंट होता है, आयास ये फोर्स लगाता है, और भार में तो यहाँ वर्क होता है। एग्जाम्पल जैसे कि कैंची है, प्लास है, फरोता है, चिमटा है, नींबू नचक मशीन है, सब ये सब इसका आपका एग्जाम्पल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो होता है वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में किसी स्थिति में क्यों रखा जाए। वस्तु का वेट ऑफ ऑब्जेक्ट गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। आप जैसे यूनिफॉर्म अगर कोई समान छड़ है उसका कहाँ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, छड़ के अक्ष के मध्य बिंदु होगा, ये है उसका मध्य बिंदु हो जाएगा। अगर ट्रेंगुलर कोई सॉलिड है, इसके पॉइंट मीडियन के मिलान, ये ट्रेंगल है ये, ठीक, 1 2, इसका मीडियन का जहाँ मिलान होगा वहीं होगा। रेक्टेंगल सॉलिड में कहाँ होगा, उसके देखिए डायगोनल खींचिए, जहाँ डायगोनल मिल रहा है वहाँ पे होगा, मिडिल में होगा। कोनिक सॉलिड देखिए ऐसे करके बनाइए। आधार से 1/4 की ऊंचाई पर, ये ध्यान रखिएगा, आधार से, ये आधार है, इसके 1/4 की ऊंचाई पर होगा। खोखला गुलाम क्या होगा, आधार से 1/3 की ऊंचाई पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। वर्क एनर्जी पावर में जब हम आते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सदिश राशि है ये, ठीक ना। उसके बाद यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है, या जूल इसको बोलते हैं। ऊर्जा
वस्तु की कार्य करने की क्षमता जितनी उसको ऊर्जा बोलते हैं। एफ की क्वांटिटी है, मात्रक जूल होता है। टाइप्स दो तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको अच्छे से एनसीईआरटी के फ्रिज में डिस्कस कर दिया हूँ। मोशन के कारण जो एनर्जी होता है 1/2 mv², इसकी अवस्था में परिवर्तन की वजह से ऊर्जा होती है। इसका होता है mg/h। जैसे डैम में रखा पानी, घड़ी में चाबी, हम लोग इस ऊर्जा का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कभी पूछता है अगर जब वेलोसिटी दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर याद होगा ना आपको, तो यहाँ वेलोसिटी दोगुना कर दिया, देख लीजिए कितना चेंज हो रहा है, तो बता दीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सिंपल ये कहता है एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी घटता बढ़ता नहीं। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है, या सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसे डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। जो हमारे घर में डायनेमो सब लगा रहता है, उसको चलाइए, डीजल देके वो आपको बिजली देता है। क्या बिजली शादी विवाह में चलता है ये। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, जैसे हम लोग घर में जो पानी खींचते हैं ज़मीन के नीचे से, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक दिए, प्लग ऑन किए, वो घुमा, मैकेनिकल पैदा किया, और वहाँ से पानी नीचे से क्या करता है, वो खींच लेता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, केमिकल है और इलेक्ट्रिक में चेंज होता है। सितार जो बजाया जाता है, मैकेनिकल से साउंड एनर्जी निकलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक हम देते हैं और साउंड हमको वहाँ से मिलता है। ये सब ध्यान रखिएगा। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर होती है, W/T होता है। इसका मात्रक याद रखिएगा, वाट होता है। मशीन की शक्ति को हॉर्स पावर में व्यक्त करते हैं। 1 हॉर्स पावर होता है क्या, 746 वाट। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सिंपल सी बात है, इज द फोर्स अप्लाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये देखिए फोर्स जो है ना, प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और एरिया के जैसे उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। एसआई मात्रक ये देखिए पास्कल से इसको बोलते हैं। स्क्वायर क्वांटिटी है, अधिक राशि है, इसी में परिमाण ही होता है। अब देखिए प्रेशर द्रव में क्या होगा, द्रव में कुल दाब जो होगा बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस जो है ना HTG। अब HDG क्या होता है, जी कितना हाइट है, डी कितना डेंसिटी है, और जी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक ना, तो इस पर आपका डिपेंड करता है। मतलब कि द्रव में जो कुल जो प्रेशर क्या होगा, देखिए ये कितना हाइट है पानी, ये बात हो गया। इसके अंदर जो पार्टिकल कितना गति ये प्रेशर कर रहा है, और डी इसका कितना डेंसिटी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। गहराई बढ़ने से, जब गहराई बढ़ेगा तो द्रव का दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर प्रेशर प्रत्येक दिशा में बराबर लगता है, जैसे कि कहीं भी हो, इस जगह हो तो बराबर लगेगा सेम पर। ठीक ना, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में द्रव समान होता है। जैसे आगे देखिए यहाँ पे प्रेशर P3 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P1 है, तो वही चीज़ है। ठीक ना, अब तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब पास्कल का नियम सिंपल क्या कहता है, द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ए ट्रांसमिटेड विच इक्वल फोर्स थ्रो इन द इंटायर कंटेनर। मतलब कि द्रव के भीतर किसी भी भाग पर जो बल का प्रभाव सभी दिशाओं में लगता है, सभी दिशाओं में आपको लग सकता है, ये बेसिक बात है। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट बनता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनता है, हाइड्रोलिक प्रेस बनता है, ये सब पास्कल के नियम पर आधारित है, सब क्वेश्चन पूछ चुका है। जहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब की बात है, एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर प्रेशर डालती है, परंतु हम लोग को फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि हमारा ब्लड शरीर भी अंदर से उतना ही बराबर फोर्स लगाता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। इसका मात्रक बार होता है, देखिए 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। पहाड़ पर खाना बनाने इसलिए कठिनाई होती है। पेन से इंक निकलता है, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलता है, क्योंकि जो है ना बाहर से अधिक फोर्स बर्फ लगाता है, एटमॉस्फेयर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली बाहर निकलेगा। इसको बैरोमीटर से मापते हैं। अगर मान लीजिए कि रीडिंग बैरोमीटर का एकाएक नीचे आ जाए तो आंधी आने का संकेत है, अगर धीरे धीरे नीचे आए तो वर्षा का है, अगर रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जाए तो साफ दिन का निशान है। एग्जाम यूपीएससी पूछ चुका है। आइए अब आठवीं का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। जब बॉडी हम किसी जल में या पानी में पार्शली
या पूरा उसको हम डालते हैं तो वो अपना वेट कुछ लॉस महसूस करता है, ठीक ना। ये जो वेट लॉस हुआ है ये इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, जितना उस बॉडी ने उस पानी को डिस्प्लेस किया उसी के बराबर होता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि जहाज नहीं, क्योंकि जहाज की बनावट के कारण हटाए गए पानी का जो भार है जहाज के भार से क्या होता है, अधिक होता है। बाकी डेंसिटी देखिए, मास पर यूनिट हो गया, एसआई इसका मात्रक ये होता है, देख लीजिए। देखिए रिलेटिव डेंसिटी एक होता है जिसका क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसका मात्रक। रिलेटिव डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं होता, इसको हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं, हाइड्रोमीटर डेंसिटी को, ठीक ना, रिलेटिव डेंसिटी को। डेंसिटी ऑफ पानी, समुद्र का पानी ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ नॉर्मल पानी से, इसलिए समुद्र में तैरना थोड़ा सा हमको आसान हो जाता है। सरफेस टेंशन की जहाँ तक बात है तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच टेंडेंसी टू हैव एरिया ऑफ इट्स फ्री सरफेस मिनिमम, मतलब कि द्रव में स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का जो टेंडेंसी होता है वही सरफेस एरिया होता है, ताकि सरफेस हमेशा मतलब कम से कम जगह प्राप्त करने की टेंडेंसी। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन जो है ना आपका यहाँ पे लेंथ, तो ये मात्रक हो गया। अब एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पतली सुई पानी में तैरती है सरफेस टेंशन की वजह से। अगर हम एडिशन ऑफ अगर जहाँ हम डिटर्जेंट या सॉप जब मिलाते हैं पानी में तो डिक्रीज हो जाता है क्या, सरफेस टेंशन एरिया। बबल्स ऑफ साबुन बनना इसी का एग्जांपल है। जल में मिट्टी के तेल डालने पर सरफेस टेंशन ही कम हो जाता है, इसलिए सारे जो है ना कीड़े मकोड़े नीचे धंस जाते हैं। गरम सूप टेस्टी लगता है बिकॉज हाई टेम्परेचर है और इसका सरफेस टेंशन बहुत ही लो है, इसलिए हमारे जीभ के पूरे इलाके में वो फैलता है, हमको स्वादिष्ट या टेस्टी लगता है, हम बोलते हैं ओह वेरी गुड। जल का बूंद बनना भी कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। ससंजक या कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणु के मध्य जो आकर्षण बल लगता है। ठोस में इसका मान सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम होगा। एक होता है आसंजक या एडहेसिव फोर्स, दो अलग अलग पदार्थ के अणु के मध्य जो फोर्स लगता है, ओके, इसी बल के कारण किसी वस्तु को भिगोता है। जैसे मान कपड़ा है, गीला कपड़ा है, पानी में भिगाइए, दोनों अलग अलग पदार्थ है तो ऑब्वियसली भिगा लेगा। एक होता है कैपिलरिटी या इसको बोलते हैं कोशिकत्व। अब ये क्या होता है कि केशनली में लिक्विड के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को हम लोग उसको बोलते हैं। एग्जांपल सिंपल याद रखिए, ब्लूटिंग पेपर इंक सोख लेता है, लालटेन या लैंप में तेल का ऊपर चढ़ना, प्लांट में वाटर या मिनरल्स का ऊपर चढ़ना। वर्षा के बाद किसान मिट्टी की जुताई कर देता है ताकि कैपिलरी टूट जाए और नमी बची रहे। अगर जो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो अब नीचे का पानी तो ऊपर आएगा ही नहीं, उनका खेत और नमी बचा रहेगा, आगे उसका वो बेहतर यूज कर पाएंगे। विस्कोसिटी या श्यानता का मतलब सिंपल क्या है यहाँ पे, इट इज द इट प्रॉपर्टी लिक्विड दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द इट्स लेयर। ये द्रव का गुण है सिंपल से, जिसके कारण अलग अलग परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यह गुण सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैस में होगा, सॉलिड में होने का चांस ही नहीं है। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव जो है ना फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से ही ना लिक्विड में आपका विस्कोसिटी पाया जाता है। द्रव का जो विस्कोसिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैस से, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसमें आपका, हाँ ये जो है ना इसका मात्रक जहाँ तक बात है केजी पर मीटर इंटू सेकेंड, या इसको पास्कल सेकेंड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रत्यास्था, किसी वस्तु में जो बाह्य बल हम लगाते हैं उसकी लंबाई, उसके वॉल्यूम, उसके आकृति में परिवर्तन होता है, तथा जब बल हटा लिया जाए तब फिर वो उसी स्थिति में आ जाता है। बाह्य बल को डीमॉर्फिंग फोर्स कहते हैं एवं वस्तु के इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ इसको फन पूछ चुका है। और यहाँ एक आता है स्ट्रेंथ या विकृति क्या होता है, चेंज इन लेंथ, और जितना एक्चुअल लेंथ था ये क्वेश्चन पूछ चुका है, विकृति का कितना मात्रक होता है, बीपीएससी पूछा था, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है। अब देखिए छुपा रुस्तम क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है बीपीएससी। ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अब यहाँ हुक्स लॉ आता है, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है, या हम ये कह सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ हो जाता है, इसलिए कांस्टेंट हो जाता है। और ये इसी ई को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक ना। इसका मान अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है, ठीक ना। इसका ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन मीटर
स्क्वायर या इसको पास्कल भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हुक्स का लॉ जो है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन से संबंधित है, ठीक ना। और यहीं पे ई जो है ना इलास्टिक कांस्टेंट है, इसका मान ऑब्वियसली अलग अलग में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिया वेव की बात करते हैं। वेव के द्वारा ऊर्जा का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसका दो टाइप्स होता है, मैकेनिकल वेव यांत्रिक ऊर्जा, नॉन मैकेनिकल वेव या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव क्या होता है, ओनली ट्रेवल्स इन मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस। दो प्रकार का ये होता है, लॉन्गिट्यूडनल्स या अनुदैर्ध्य तरंग, या एक होता है ट्रांसवर्सल या। तो ये इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल में होता है इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव होता है पैरेलल टू द मीडियम होता है, ठीक ना। एग्जांपल याद रखिए, साउंड वेव ये ठोस द्रव गैस के अंदर होता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिए, मतलब कि जो साउंड होता है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में चलता है, इसलिए इसमें पुश होता है। तो ये मैं क्लास 9 के एनसीईआरटी में बताया हूँ। ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन के, ठीक ना। तो इसमें जो है ना ठोस और द्रव में उत्पन्न होता है, वो भी द्रव के ऊपर, ये ध्यान रखना है, ये गैस में उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इसको चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकता है। इसमें जो है एग्जाम्पल जैसे प्रकाश तरंग, इसी एग्जाम्पल है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब ट्रांसवर्स ही होते हैं। वो सब क्या होते हैं, एक क्वेश्चन फ्रेम लाइन यही भी पूछ चुका है। और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो फोटोन की बनी होती है, फोटोन की। और रेंज देखिए इसका 10⁻⁻14 से लेके 10⁻4 मीटर तक आपका होता है। अब कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वेव के बारे में जान लीजिए। मेनली 7 होता है। पहला गामा, किसने खोजा, पॉल विलार्ड ने, नाम दिया किसने, रदरफोर्ड ने इसका। वेवलेंथ रेंज देखिए -14 मीटर से लेके -10 मीटर तक होता है। यूज क्या है, वेधन क्षमता अत्यधिक होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में करते हैं, कृत्रिम रेडियोधर्मिता में करते हैं। एक्स किरण देखिए रॉन्जन ने खोजा है, इसका रेंज देखिए याद रखिए, इसको चिकित्सा में लोग प्रयोग करते हैं। अवरक्त किरण जो है हर्शेल ने खोजा, इसका रेंज देखिए अब घट रहा है। परावैंगनिक किरण को रीटर ने खोजा, इसका देखिए रेंज इतना हो रहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। रेडियो तरंग मार्कोनी ने खोजा, इसका रेंज देखिए 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। ये बहुत ही दूर तक जाता है, रेंज ज़्यादा है इसलिए, ठीक ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब कुछ बेसिक टर्म है वेव से संबंधित, वो भी जान लीजिए। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मीन पोजीशन है, इससे जितना मिनिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम, उसको आयाम बोलते हैं। आवर्तकालिक क्या होता है, एक कंपन में ऐसे करके एक कंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 1 सेकेंड मान लीजिए है, 1 सेकेंड में जितनी बार आपका कंपन या वाइब्रेशन हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अब वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, तो ध्यान मतलब कि वेवलेंथ में 4 पार्ट लेते हैं। कैसे देखिए, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, ये हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे बांटते हैं 2 पार्ट में। तो वेवलेंथ क्या, हाँ वेवलेंथ क्या होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो ये देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 पार्ट को जोड़ दीजिए, वो आपका क्या बन जाएगा, वेवलेंथ। क्योंकि 4 बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू तरंग दैर्ध्य होता है, इसको आप फार्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी इस पर भी जो है ना पूछ देता है। बाकी जो है ये वाला भी फ्रिक्वेंसी बराबर 1/T होता है, ये भी फार्मूला याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। साउंड वेव की जहाँ तक बात है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा, ठीक ना। हमेशा प्रोड्यूस होता है किसी न किसी, जब हम वाइब्रेशन करते हैं तभी ही। कैसे फैलता है, जैसे मान लीजिए ड्रम बजाए, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, रेयरफेक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, तो ऐसे करके ना धीरे धीरे चलेगा ये अपना। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में साउंड आपका चलता है। टाइप ऑफ साउंड की जहाँ तक बात है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 तरह का। इंफ्राफोनिक अपसर्व, इसको 20 हर्ट्ज से कम होता है। दूसरा ऑडिबल 20 से लेकर 20,000 के हर्ट्ज के बीच में होता है। अल्ट्राफोनिक 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ठीक। अब यूज ऑफ अल्ट्राफोनिक वेव केवल पूछता है संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई को पता करने में, रेडियो के पुर्जे को साफ करने में, मस्तिष्क के अंदर जो ट्यूमर को पता करने में, और सोनार में भी इसका प्रयोग होता है। यूपीएससी यहाँ क्वेश्चन पूछ चुका है। वे स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक कहाँ होता है, सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस, ठीक ना। वायु में
332 मीटर पर सेकंड, जल में देखिए इतना, और सॉलिड में, लोहे में देखिए 5130 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ध्वनि चाल को प्रभावित करने वाले कार्य, मतलब कि ध्वनि चाल को कौन कौन सा चीज़ प्रभावित कर सकता है ध्वनि की चाल को? पहला माध्यम, सॉलिड से ज़्यादा, लिक्विड में, फिर गैस में, निर्वात में जीरो होगा। इलेक्ट्रिसिटी देखिए जितना ज़्यादा है वो वहाँ का ध्वनि चाल उतना ही ज़्यादा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, जैसे कि स्टील में मैक्सिमम होता है, निर्मात में कम होता है। जितना आर्द्रता देखिए, आर्द्रता जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उतनी ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर कम हो ज़्यादा हो उससे उसका ध्वनि की चाल का कोई मतलब नहीं बनता है। ताप जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उतना ही ज़्यादा होगा। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर इतना मीटर स्पीड बढ़ जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो बाकी जो है, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑक्सीजन में ज़्यादा है स्पीड होगा कि नाइट्रोजन में होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आपको इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन में 2 एटम है, तो एक में होता है 16, 16 गुना 2 तो कितना इसका भार हो गया, 32। नाइट्रोजन में 2 होता है तो इसका एक का होता है 14, 2 गुना 28 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिसका जो अनुभार जितना कम होगा उसका उतना ही ज़्यादा होगा क्या, चाल, नाइट्रोजन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अनुभार 1/, ध्वनि चाल, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट भी होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही मान ली, तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी। स्पीड और वेवलेंथ तो बदलेगा बट इसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ कुछ साउंड का जो विशेषता होता है, पहला होता है इंटेंसिटी या तीव्रता। इसका संबंध जो है एम्पलीट्यूड पे है, ये जो मीन पोजिशन में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। आयाम ज़्यादा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होता है। मात्रक देख लीजिए, इसको डेसिबल बोलते हैं, ठीक है ना। 95 डेसिमल से अधिक मनुष्य नहीं सुन सकता, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। यदि साउंड तेज है तो आयाम ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पिच या तरत्व होता है, ये जो है मेनली आपका फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो दैन ध्वनि पतली और मधुर होती है, डेंसिटी फ्रिक्वेंसी कम है आवाज़ मोटी होगा। अगला आता है क्वालिटी या गुण, समान प्रबलता समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत करता है। मतलब ये पूछे गुणता या क्वालिटी क्या होता है, तो सेम प्रबलता और सेम जो पिच की ध्वनियों में ये अंतर इसी से पता चलता है। इको तो बहुत लोग पढ़े होंगे, ध्वनि का परावर्तन होता है किसी पहाड़, टावर। इको को सुनने के लिए सरफेस और रिफ्लेक्ट सरफेस के बीच में कम से कम इतना मीटर की दूरी होना चाहिए। कहीं कहीं 17 लिखा होता है लेकिन एग्जैक्ट आपका 16.6 मीटर ही है। लेकिन हाँ, अगर 17 मीटर भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्शन या विवर्तन क्या होता है, ध्वनि का मुड़ना। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक तक देर तक सुनाई पड़ती है, ये किसका वजह है, डिफ्रेक्शन या विवर्तन की वजह से। एक होता है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, जब समान फ्रीक्वेंसी या समान एम्पलीट्यूड की दो ध्वनि तरंगें किसी एक पॉइंट पर मिल जाए, ठीक ना, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः जो है ना अलग अलग पार्ट में वितरण होता है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। डॉपलर इफेक्ट आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक ना, तो इसका प्रयोग जो है ना डॉपलर रडार में किया जाता है। तो जैसे कि ये सोर्स साउंड है और ये श्रोता है, तो जैसे सोर्स से कोई चीज़ श्रोता की ओर आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, अगर जहाँ दूर जाएगा तो आवृत्ति घटा हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेक संख्या क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का स्पीड है और जो ध्वनि की चाल है उसको निकाल। यदि मेक की संख्या 1 से अधिक है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक वेव, अगर 5 से अधिक है तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। मेक संख्या पूछता है, ठीक। लाइट या प्रकाश की जहाँ तक बात है तो ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, ठीक ना। ये डुअल नेचर रखता है, मतलब ये तरंग का भी मतलब और कण का भी। तरंग मतलब क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होता है इसमें शामिल। क्वेश्चन पूछा था कि लाइट में कौन सी तरंगें होती है, दोनों, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और आपका ट्रांसवर्स, और कण के रूप में इसमें क्या होता है, फोटोन। इसलिए डुअल नेचर, यूपीएससी को यहाँ से पूछ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पीड देखिए, निर्वात में सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर आपका ठोस में, तो इधर घटता है, ये वैल्यू याद रखिएगा निर्वात में। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये तो बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। ये कोई सरफेस है, लाइट आ रहा है, इधर से रिफ्लेक्ट जा रहा है, एंगल आई और एंगल आर होता है, जो जिससे आती है उसी बराबर होता है रिफ्लेक्ट एंगल से। प्लेन मिरर का कुछ कुछ पूछता है कभी कभी।
इमेज दर्पण के पीछे उतना ही जितना ऑब्जेक्ट आगे रहता है। जैसे यहाँ आपका दर्पण है, आप यहाँ खड़े हैं, अगर मान इसकी दूरी मान लेते हैं आपका 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगा। यदि कोई भी चाल से मिरर की ओर आए तो मिरर में इमेज 2v से दुगुना चलता प्रतीत होता है। अगर आपका 10 है वेलोसिटी तो 20 से आपको मिरर में प्रतीत होगा। यदि दर्पण का एंगल थीटा है तो प्रतिबिंब बनेगा 2 थीटा। ठीक, पूरा फ्रेम देखने के लिए 1/2 लंबाई का दर्पण चाहिए। अब देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, इमेज कितना बने, एक क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ इमेज में 360/थीटा कीजिए, ठीक ना। अगर सम संख्या अगर वैल्यू आ रहा है तो 1 घटा दीजिए, वही आपका नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। 360/थीटा कीजिए, अगर वो विषम संख्या होगा तो वही आपका इसमें बना रहेगा। मतलब थीटा आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 360 है, थीटा मान लीजिए 60 है, तो कितना हो गया, 6 हो गया। 6 क्या होगा, एक विषम सम संख्या, इसमें 1 घटा दीजिए, 5 उसका इमेज बन जाएगा, बाकी ये हो गया। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, वहाँ थीटा कितना होता है 45। गोलीय दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, अवतल और उत्तल होता है, ठीक ना। तो इसमें जो है बाकी एक ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी कोई पूछता है वैल्यू में, हालांकि लास्ट वीडियो में बताया था। देखिए डायमंड का इतना होता है और देखिए एयर में इतना होता है सबसे कम। बाकी एक बार रेंज देख लीजिए इसमें कितना होता है, रॉक सॉल्ट में, फिर यहाँ पे एल्कोहल में, वाटर में, यही मैचिंग देख पूछता है किस में ज़्यादा होता है। 3 गो लेगा पूछे किस में ज़्यादा होता है, ठीक ना। बाकी जो है ना, हाँ देखिए जो मिरर होता है उसमें हम अब वस्तु कहीं कहीं अलग अलग अवस्था में रखते हैं। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है। जैसे मान लीजिए अवतल ये पोल है, ये आपका मुख्य एक्सिस है, ये सी है और ये एफ है और ये सी है। तो यहाँ देखिए जब वस्तु इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, ठीक ना, फोकस पे बन रहा है। बहुत ही छोटा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। फिर यहाँ अगर सी के बियॉन्ड हैगा तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट बनना है, छोटा बनेगा। एट फी पर सी पर ही ऑब्जेक्ट बनता है। ये अंतिम कंडीशन पूछा है बीपीएससी, जब ऑब्जेक्ट जो आपका ये अवतल दर्पण है और ऐसे करके मान लीजिए कि सॉरी ये अवतल दर्पण है, ये मेन एक्सिस है और यहाँ पे आपका पी होता है और यहाँ एफ है। जब वस्तु इसके बीच होगा तो इमेज पीछे बनता है, इनलार्ज बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो जो सैनुल में होता है लगा मिरर, तो इसी बेसिस पे काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी सब देखिए अलग अलग इमेज में बना दिया हूँ, इसको देख लीजिए, ठीक ना। बाकी जस्ट उसका 2 ही होता है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन होता है। या तो इमेज इन्फिनिटी होगा तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। बाकी पोल और फोकस के इन्फिनिटी के बीच होगा तो कहीं यहाँ बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। बाकी देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है ये अभिसारी होता है, ठीक ना। इसका यूज़ शुगर कुकर में करते हैं, फ्लैम में करते हैं, टॉर्च या हेडलाइट में करते हैं, डॉक्टर भी करता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, फेलुल में। ये जो है ना छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, अपसारी होता है, डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जिंग होता है। यूज कहाँ, साइड मिरर में और स्ट्रीट लाइट में। और ये बड़ा से किसी चीज़ को छोटा करके दिखा देता है। दर्पण का कभी सूत्र गलती से अगर पूछ दे तो 1/f बराबर v प्लस 1/v प्लस 1/u होता है। जहाँ पे क्या है आपका जो ये फोकस लेंथ है, v जो है ना इमेज का डिस्टेंस बोल सकते हैं, u जो है ना वस्तु का है। तो अगर कहीं पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब लाइट पार कर जाती है, ठीक ना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो ऐसा आपको हल्का सा एंगल लेके मुड़ जाती है, ठीक ना। तो अगर मीडियम देखिए विरल से सघन हो, जैसे कि ये डेंस है और ये रेयर फ्रैक्शन है और ये आपका क्या है, सघन है, तो ऐसे लाइट जाएगा थोड़ा सा इधर नॉर्मल की ओर झुक जाती है। अगर सघन डेंस से कहाँ जा रहा है, रेयर फ्रैक्शन जाएगा तो आपका नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाती है, ठीक ना। तो अपवर्तन घटना कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ना, लिक्विड में पानी का सिक्का उठा दिखाई पड़ना, क्षण का तिरछापन दिखना, ये सब चीज़ इसमें होता है। बाकी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बता ही दिया, ठीक ना। इसमें
हाँ देखिए ध्यान रखिएगा, जितना जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उतना ही चमकेगा। हीरा का सबसे ज़्यादा होता है इसलिए वो सबसे ज़्यादा चमकता है। कांच का कम, कांच चमकता है। देखिए जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही वो चमकेगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। टोटल रिफ्लेक्शन में देखिए इसका एग्जांपल सिंपल पूछता है, हीरा का चमकना उसी कॉन्सेप्ट पे है। रेगिस्तान में मरीचिका बनना, कांच में आई दरार चमकना, ऑप्टिकल फाइबर्स में इसी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेंस भी दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं, इस ये जो है हाइपर मेट्रोपिया में इसका यूज करते हैं। कॉन्वेक्स जो है ना डाइवर्सिंग होता है, इसको मायोपिया में हम लोग यूज करते हैं। बाकी कलर वलर तो खैर नहीं पूछता है, हालांकि इसको मैं पीडीएफ दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। हाँ ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट पूछता है, इसको किसने खोया था? न्यूटन ने। 7 रंगों का बनाया स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ जितना जिसका ज़्यादा होगा डिस्पर्सन उतना ही कम होता है। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, डिस्पर्सन ज़्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, डिस्पर्सन सबसे कम होता है। यहाँ पे मैं इसको पहले भी पिछले भी क्लास में चीज़ें बताया हूँ, आप लोग को याद ही होगा, उतना अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंद्रधनुष जो बनता है इसमें देखिए क्या क्या है। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन, तीनों घटना पे काम करता है। बाकी सब बता ही दिया। दो तरह प्राइमरी होता है और सेकेंडरी रेनबो बनता है, ठीक ना। इसमें 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। लाल रंग बाहर होता है, बैगनी अंदर। इसमें 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन। इसमें बैगनी रंग बाहर और वो अंदर होता है। ये भी आपको फन पूछ चुका है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? डस्ट पार्टिकल की वजह से सभी दिशा में फैलता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ना और समुद्र का रंग पानी नीला, इसी की वजह से होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। जब लाइट छोटे होल से गुजरता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाता है, ये ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं सिग्नल। बाकी जो है इसमें आपका हाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए क्या है कि आपका ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसका एसआई मतलब एम्पियर होता है। वेक्टर क्वांटिटी ये होता है, ठीक ना। तो हाँ करंट बराबर क्या होता है? कूलम्ब अपॉन टी, मतलब चार्ज अपॉन टी। तो करंट सिंपल सा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ, सिंपल सा बात है। वोल्टेज क्या होता है? एक प्रकार का प्रेशर है जो चार्ज को फ्लो कराता है, ठीक। रेसिस्टेंस क्या होता है? इसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए गुड कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ही मूव ही करंट बनता है। तो क्या होता है जब करंट यहाँ एक दूसरे से टक्कर करता है, तो टक्कर जब करेगा, जब कोलिजन होगा तो धारा कम प्रभावित होगी। तो वही है, प्रभावित होने वाले चार्ज का ही विरोध करता है, इसका ऐसा मतलब ओम होता है, ठीक ना। अब ये रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? पहली बात, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एरिया, जैसे मान लीजिए एक ऐसा है और एक इतना बड़ा है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा ना जाम लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा। तो एरिया रेसिस्टेंस एरिया के जैसे उल्टा होता है, तो इसलिए आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। यहाँ रो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स है। रेसिस्टिविटी का मात्रक ओम मीटर होता है, ये इस बार शिक्षक भर्ती एग्जाम में आपका पूछ चुका है, ठीक ना। तो रेसिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, एलॉय जो होता है हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब जल नहीं पाता है, ठीक ना, रेडली एट हाई टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। तो ये ध्यान से, टंगस्टन का हम इसी वजह से करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसा मतलब वोल्ट होता है। इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और ये पैरेलल में कनेक्शन होता है वोल्ट मीटर, ध्यान रखिएगा। ओम्स लॉ वही बोलता है कि सॉरी वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना वोल्ट देंगे उतना करंट होगा, V बराबर I इंटू आर। उसके बाद जो है आपका इसमें जो, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना। 2 तरह का, एक तो होता है आपका सीरीज में, एक होता है पैरेलल में। जब सीरीज हो इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के सबको जोड़ देते हैं। अगर पैरेलल में इस तरह से होगा तो ऐसा फार्मूला होता है। इससे क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका हूँ मैं, लास्ट
लेक्चर में भी इसको जो है ना बताया हूँ, ठीक ना। एक गैल्वेनोमीटर ये भी एम्पियर, ये भी जो है ना करंट को मापता है, लेकिन बहुत ही कम को, 10⁻⁻6 एम्पियर वाली धारा को भी ये मापने में सक्षम है। बाकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, जो हीट जो होगा करंट, रेसिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी देख लीजिए, इसको जूल लॉ भी कहा जाता है। इसी में इसका यूज इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, ओवन में और हीटर में करते हैं। पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। हमेशा पावर में टाइम लगेगा, इसका वाट होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी 1 किलो वाट बराबर इतना वैल्यू अगर याद रखना रख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है हमारे घरों में टीन और शीशा का बना होता है, इसको हम जोड़ते हैं सीरीज में। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड रेसिस्टिविटी, लेकिन इसका हाई होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैग्नेट क्या होता है, देखिए मैग्नेट जो होता है दो तरह, प्राकृतिक मैग्नेट में आयरन ऑक्साइड होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट में आयरन, स्टील, कोबाल्ट का यूज होता है, ठीक ना। देखिए मैग्नेट में दो पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, अनलाइक पोल जो है अट्रैक्ट करेगा। ये है नॉर्थ पोल, इधर भी नॉर्थ पोल जो है ना, ये एक दूसरे को जो है ना क्या करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। ये बेसिक बात है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट इज़ दैट रीजन सराउंडेड ए मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डायरेक्टेड। मतलब कि ये आपका मैग्नेट है, जहाँ तक फोर्स हम मेजर कर पाएँ उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपसे पूछेगा, लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है, दो लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलता है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए देखिए, ये देखिए लाइन्स है, ठीक है ना, ये देखिए लाइन्स है, ठीक ना। अंदर देखिए ऐसे चलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो नॉर्थ पोल से निकलेगा, ठीक ना, नॉर्थ पोल देखिए से निकल रहा है, साउथ में मर्ज कर, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में मर्ज कर रहा है, ठीक। मैग्नेट के अंदर जो है ना, ये देखिए साउथ टू नॉर्थ होता है, फिर उल्टा बता दिए, ऐसे करके होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी मैग्नेटिक सब्सटेंस देखिए कई प्रकार के होता है, जैसे कि एक होता है डाई मैग्नेट, एक होता है पैरा मैग्नेट, एक होता है फेरो मैग्नेट। प्रति चुंबक है, जस्ता, बिस्थम, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल, हवा, इसका एग्जाम्पल है। एक होता है पेरोमैग्नेट, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम। एक है लौह चुंबकीय, इसका जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, उसमें क्या हो गया आपका स्टील। इसमें जो प्रति चुंबकीय जो डाई मैग्नेटिक है, इसका सिंपल सही होता है कि ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपको रखिएगा ना, रखने पर जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये जो है ना मैग्नेटाइज हो जाता है, ये विपरीत दिशा में हो जाता है। उसी तरह जो आपका जो अणु चुंबकीय, ये बहुत ही कम जो है ना कम बल से आकर्षित होता है। ये अणु चुंबकीय जो आपको प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम दिख रहा हो, और जो आपका फेरोमैग्नेट या लौह चुंबकीय होता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्षण चुंबक के द्वारा प्रबल बल से जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो बाकी इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है क्या क्या कौन सा होता है, तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल में से कोई एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाकी दो इसमें कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था, हैंस और स्टेड महोदय ने। इनका सिंपल ये कहना था कि द phenomenon ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर व्हेन करंट इज पास्ट। मतलब ये कोई सर्किट है, जब यहाँ पे कोई चुंबक का जब लाया गया तो देखा सुई जो है ना उसका डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ दिखा कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। जब मैग्नेट को वायर के पास ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, ये फेराडे महोदय ने दिया। ऐसे मान लीजिए कि आपका ये सर्किट है, अब यहाँ पे मैग्नेट को जब आगे पीछे कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेट क्रिएट हो गया, ठीक ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, ठीक ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर इसी पर काम आपका करता है। अब देखिए कुछ हीट के बारे में देख लीजिए, यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है मेनली देखिए हीट का ना स्केल मापने के बारे में पूछता है। तो आपको जो है ना ये याद रखना पड़ेगा, ये सेल्सियस -0/100 बराबर फ़ारेनहाइट -20 180 बराबर जो है ना आपका ये R-0 और 80। तो ये अगर आपको याद होगा ना तो चीज़ें जो है ना बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर किस पर होता है, -40 पे,
ठीक ना। तो ये आप कम से कम ये पूरा रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक ना। तो इसी में से सेल्सियस का मान दे देगा आपको, इसका पूछेगा फ़ारेनहाइट का पूछेगा। तो ये जो है ना आपका, ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एरोमर, केल्विन के बीच रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन अगर आपको याद है तो चीज़ें आपसे बन सकता है, ठीक। बाकी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर दिया हूँ। एक होता है एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य, किसी वस्तु का ताप जब इतना से कम नहीं हो सकता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, एल्कोहल -115 पर जमता है। स्पेसिफिक हीट जो है सिंपल 1 यूनिट ऑफ मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए, यही क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक ना। आप इसको, बाकी इसका यूनिट आप इसको याद रख सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होता है, ये भी पूछ चुका है बीपीएससी। ओके, तो अब देखिए इसमें एक होता है ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, किसी वस्तु को गर्म करने पर लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इस रेशियो से बढ़ता है, तीनों बढ़ता है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक ना। बाकी एक होता है जल का असमान प्रसार, इसमें क्या होता है, जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पहले उसका आयतन घटेगा, क्या होगा, घटता है, तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक ना। बाकी डेंसिटी बराबर मास इंटू वॉल्यूम में कई बार बता चुका हूँ। बाकी देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट देखिए 3 तरीके से होता है, एक होता है कंडंसन या चालन, ठीक है। हीट का ट्रांसफ़र 3 प्रकार से होता है। इसमें देखिए जैसे कि ये है 100 डिग्री सेल्सियस और ये है 10 डिग्री, तो यह ऑब्वियस सी बात है, हाई से कहाँ होगा, लो होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यह ठोस में होगा। कन्वेंशन या संवहन कैसे होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है, माध्यम का कण भाग लेता है। गैस लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र इसी प्रकार से होता है, संवहनीय धारा से होता है, ठीक ना। वायुमंडल भी इसी के विधि से गर्म होता है। रेडिएशन या विकिरण सबसे तेज विधि है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तरंगों के माध्यम से ही गर्म हो जाता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है ये क्रिप्स लॉ से। इनका सिंपल कहना था, जो अच्छा सोखेगा वही अच्छा उत्सर्जक होगा, मतलब कि जो जल्दी गर्म होगा वही जल्दी क्या होगा, ठंडा भी होगा। छाता के ऊपरी भाग में काला रंग होता है, गर्म काली वस्तु अंधेरे में कमरे में चमकती है, तो ध्यान रखना है। बाकी थर्मोडायनामिक लॉ जो है 2 है, तो ऊर्जा संरक्षण पे काम करती है, मतलब जो भी किसी आप ऑब्जेक्ट में हीट दीजिएगा, आखिर हीट किस में कन्वर्ट होगा, वो हो जाएगा आपका, वो जो ऊर्जा सोख रहा है और जो उस कार्य करने में जो लग रहा है उसको बराबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, हीट का फ्लो गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, लिक्विड जिसमें होता है, गैस वाला होता है और सॉलिड वाला होता है। पारा, इसमें अल्कोहल यूज़ करते हैं, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम यूज़ करते हैं, यहाँ प्लेटिनम पायरोमीटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यूज ही पूछता है लेटेंट हीट, मैं लास्ट बार बताया था, देखिए इससे ताप में वृद्धि नहीं होती बल्कि ये स्टेट में परिवर्तन करता है, क्या करता है, अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक ना। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप में लेटेंट हीट है, ठीक ना। और देखिए दाब बढ़ाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और घटाने पर ये क्या होगा, आपका घट जाता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ने से जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जल्दी खाना आपका पकता है। ये सब कुछ कुछ बेसिक बात है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है उसको हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। देखिए अगला है आपका रेडियो सक्रियता, इसमें देखिए क्या क्या है जो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि इसकी खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकरल, बी पी क्यूरी, एम क्यूरी ने। अब यहाँ से आपका ये जो टेबल आप इसको याद रखिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा किरण, ओरिजिन
नाभिक से नेचर पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल होता है, ठीक ना। बाकी देखिए अल्फ़ा का जो स्पीड और जो भेदन क्षमता कम होता है, इसका एवरेज होता है, इसका सबसे गामा का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। बाकी इसका चार्ज देख लीजिए, ये निगेटिव है और ये इसका 0 होगा। ये टेबल देख लीजिए, इससे को फंक्शन आपका पूछता है। बाकी जो इसमें कभी कभी पूछ देता है कि अगर आप एक अल्फ़ा किरण निकालिएगा तो क्या होगा। एक अल्फ़ा किरण निकालने से परमाणु संख्या में 2 की, ठीक ना, और जो है द्रव्यमान संख्या में 4 की आपकी कमी हो जाती है। बाकी एग्जांपल में दिया हूँ, अगर आप बीटा निकालिएगा, बीटा का निकालने से परमाणु संख्या की इकाई में 1 की वृद्धि होती है। क्या होती है, 1 वो बढ़ेगा, बाकी ये जो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध वायु काल सिंपल क्या होता है, प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में लगा समय, जो इनिशियल मात्रा है उसमें कितना आधा हुआ, ठीक है। जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम का टी हाफ का 1600 ईयर है, तो 100 केजी कितने वर्ष में 25 केजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सिंपल सा है, 100 है तो 50 लगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल आपका कितना हो जाएगा, 3200 ईयर आपका इसमें लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 हाफ ईयर हुआ, 100 से 50, 50 से 25, इसलिए यहाँ 2 से क्या हुआ, गुना हुआ। तो आप ये ऐसा आपको पूछा नहीं, हाँ अगर पूछेगा तो आप इसको बता दें। बाकी नाभिकीय संलयन और या न्यूक्लियर फिजन कई बार बता चुका हूँ, 2 या अधिक नाभिक हल्के नाभिक जुड़ता है तो बड़ा नाभिक बनता है, ठीक ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। टेलर महोदय ने दिया था ये, ठीक ना। इसमें अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। नाभिकीय विखंडन, एक भारी नाभिक को 2 या अधिक भाग में हम तोड़ते हैं। तो इसमें भी 2 तरह का होता है, एक होता है अनकंट्रोल, जब कीजिए तो आप एटम बम बनाइएगा, और कंट्रोल जब चेन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। पहला भट्टी प्रोफेसर फर्मी ने बनाया था। बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें फ्यूल थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल रॉड के लिए कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। मॉडरेट के लिए हम जो है ना न्यूट्रॉन की गति को धीमा, और यहाँ भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। फर्स्ट भारत का रिएक्टर अप्सरा है। फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है, तारापुर है। ये सब कुछ को ध्यान रखें। बाकी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखिए क्या होता है कि देखिए पेंडुलम क्या होता है, किसी डोरी को किसी दृढ़ आधार से बांध कर लटका दिए, उसको क्या बोलते हैं, लोलक। अब ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑसिलेशन या दोलन एक में कितना होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से राइट, एक बार यहाँ राइट गए, फिर राइट से मीन पर आए, फिर लेफ्ट गए, और फिर आप मीन पोजीशन पे आए, तो कुल मिला के 4 आपका आयाम एक दोलन होता है। 4 इंटू एम्पलीट्यूड, मतलब फिर से समझिए, यहाँ मीन पर है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सेम टू सेम बीपीएससी यही क्वेश्चन पूछा था, मैं इसको बताने का कोशिश कर। बाकी आपको आवर्तकाल पता ही होगा, फ्रिक्वेंसी पता ही होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो आवर्तकाल होता है ये आपका 2π√L/G। यहाँ L क्या है, डोरी की इफेक्टिव लेंथ है, और G आपका गुरुत्वाकर्षण है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई झूला है, ठीक ना, ऐसे करके, और यहाँ ये आपका झूला है, ठीक। और यहाँ पे अगर कोई एक लड़का मान लीजिए कि झूल रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास हम लोग का होता है वो हम लोग का नाभि होता है, ठीक ना। तो इसमें जो इफेक्ट जो लेंथ होता है वो लेंथ बराबर क्या होता है डोरी का, एक तो ये पूरा लेंथ, ठीक ना, और यहाँ तक ये जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट का मास होता है, तो वो हम लेंथ लेते हैं। अगर मान लीजिए जब ये खड़े होकर झूल रहा है, अगर ये बैठ के झूलेगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास और नीचे आ जाएगा, तो अब लेंथ यहाँ तक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप लंबाई को क्या करेंगे, अब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये लंबाई बढ़ने पर आपका आवर्त काल क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंबाई घटेगा तो
आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कभी कभी गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पेंडुलम घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है, अतः जो है ना टाइम काल भी उसका बढ़ जाता है। और ठंड में जो कि सिकुड़ जाता है, इस उसका जो है ना टाइम काल भी होता है आपका घट जाता है, मतलब उस समय घड़ी तेज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो गर्मी के दिनों में लेंथ बढ़ने से जो है उसका टाइम काल बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी सुस्त होता है, आपको कम टाइम दिखाएगा। और ठंड के दिनों में जो है ना लेंथ घट जाती है, टाइम काल भी घट जाता है, जल्दी जल्दी पेंडुलम आगे पीछे हो जाता है, इसलिए घड़ी वहाँ पे तेज हो जाता है। यहाँ उसको फन डायरेक्ट पूछता है। अब देखिए जो झूला है, जो झूला को जब आप ऐसे करके पूछ सकता है झूला का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव करता है, ठीक ना। तो देखिए हम बता दिए कि झूला में बैठने से इफेक्टिव लेंथ जो है ना बढ़ जाती है, टाइम काल आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्टिव लेंथ ही बढ़ जाता है। जिसमें लेंथ बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। झूला में खड़ा होने से इफेक्टिव लेंथ कम हो जाता है, इसलिए आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है, ठीक ना। झूला में दो व्यक्ति बैठने से आवर्तकाल पर टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास दोनों का बराबर ही होगा, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, मास पर जो है ना ये जो आपका आवर्तकाल या टाइम पर बिल्कुल ही मतलब कि उस पर डिपेंड नहीं होता। यहाँ देखिए कहीं मास का जिक्र है ही नहीं। क्वेश्चन आपका बिल्कुल चेंज पूछा था, लेंथ और ये आपका सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी को आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, बाकी जो है इसमें कभी कभी ये पूछ सकता है, जब इसमें हमारा कोई पेंडुलम है यहाँ पे अंतिम छोर पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, एक्सेलरेशन भी यहाँ मैक्सिमम होता है, यहाँ फोर्स भी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे स्थिर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो। जब कोई पेंडुलम मीन पे हो, यहाँ पे होगा, तो विस्थापन यहाँ जीरो, त्वरण भी जीरो, बल भी जीरो, पोटेंशियल यहाँ पे मिनिमम होता है, गति यहाँ पे मैक्सिमम होता है इस जगह, ठीक ना। और यहाँ गतिज ऊर्जा भी आपका मैक्सिमम होता है। बाकी डेंसिटी जो है बता ही दिया कि मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा नज़दीक होना या पास पास जिसमें होगा तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। जल का डेंसिटी ज़्यादा है बर्फ़ के कंपेयर में। जल का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। दूध का डेंसिटी ज़्यादा है मलाई के कंपेयर में, ठीक ना। ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका इसमें दूध में मलाई तैरता है, क्योंकि दूध का डेंसिटी जो है ना, दूध का घनत्व क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो है बाकी इसे कि देखिए ये तो फिर दूध में मलाई तैरेगा, क्योंकि दूध का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए मलाई कहाँ गया, ऊपर आ जाता है। अब देखिए जैसे अधिक है, जैसे पानी है, सागर है, पारा है, नमक के घोल का डेंसिटी अधिक होता है, इसलिए ये सब जो है ना तेल, जहाज, लोहा, ये सब में क्या होता है, तैरता है। बाकी डेंसिटी ऑफ अर्थ ये वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो मैं कोशिश किया लगभग 1 घंटे में आपका इस चीज़ को रिवीजन कराने का। एक बार अगर जहाँ टाइम है तो इस पीडीएफ के बाद रीडिंग कर सकते हैं, ठीक ना। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बाकी कोशिश करता हूँ अगर केमिस्ट्री या नहीं तो बायोलॉजी खास करके अगर एक बार रिवाइज हो तो मैं करा दूंगा। बाकी हाँ करंट अफेयर्स का एक वीडियो जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का लगभग 100 के आसपास कुछ इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर करूँगा भी, कुछ हो भी गया है तो उसको मैं बता दूंगा। बाकी पढ़ते रहिए। बाकी बचे हुए 4-5 दिन में आप जो भी फैक्चुअल एरिया है या जहाँ आपको लगता है दिक्कत है उसको एक बार रिवाइज करें। बाकी मेरा वीडियो भी लगभग 22-23 की संख्या बना हुआ है, अगर कभी ट्रेवल करते हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।